कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सागर अपनी जगह पर ही चढ़ हो गया। व्योम तुरंत सागर के पास गया और उससे गले लगाकर कहता है, मुबारक हो भाई, तू बाप बनने वाला है। सागर भी तुरंत रिएक्ट करता है और उसके गले लगकर कहता है, तू भी तो मामा बनने वाला है। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। सागर व्योम से अलग होता है और तुरंत कमरे में चला जाता है जहाँ पर जानवी बेड पर बैठी हुई थी। सागर तुरंत उसके पास जाकर उसके गले लग जाता है। जानवी भी उसके गले लगकर रो पड़ती है। सागर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके आंसू पोंछता है और कहता है, रो क्यों रही हो? तुम्हारे रोने से हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तुम माँ बनने वाली हो, मैं पापा बनने वाला हूँ, हमारा परिवार पूरा होने वाला है। उसकी बात पर जानवी कहती है, हम फिर से माँ पापा बनने वाले हैं। जानवी की ये बात सुनकर सागर की आंखें फिर से नम हो जाती हैं, क्योंकि इस हालत में भी, इस खुशी के माहौल में भी वो एंजल को नहीं भूली थी। उसने एंजल को हमेशा से अपनी पहली संतान माना था और आज भी वो उसे अपनी पहली संतान मान रही थी। लेकिन दोनों के लिए ही दुख की बात ये थी कि इस खुशी के माहौल में उसकी एंजल की छोटी सी परी उनके साथ नहीं थी। सागर जानवी के पेट पर हाथ रखकर कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, हमारी बेटी हमारे पास जल्दी ही आएगी। मैं उसे हमारे पास वापस लेकर आऊंगा और उस कियारा की उसकी सजा भी दिलवाऊंगा। उसकी बात सुनकर जानवी फिर से उसके गले लग जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। सभी नैना को लेकर परेशान थे और अब तो जानवी और चारू दोनों की एक्स्ट्रा केयर होने लगी थी। घर में सभी उन दोनों के चारों तरफ हमेशा रहते थे। नैना अभी भी अस्पताल में थी, उसके बारे में कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आई थी। सागर जानवी के पास बैठा उसे फ्रूट खिला रहा था। तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। नंबर देखकर उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। वो फ़ोन उठाकर दूसरी साइड जाता है और कहता है, क्यों कॉल किया तुमने? ये कॉल कियारा का था। कियारा उससे कहती है, एंजल के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे तो नहीं लगा था कि तुम उसे इतनी जल्दी भूल जाओगे, लेकिन तुम तो उसे भूल गए। तुम झूठ कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। उसकी बात सुनकर सागर कहता है, एंजल के लिए मेरा प्यार क्या है क्या नहीं, ये तुम जैसी औरत कभी नहीं समझ पाएगी, जिसके दिल में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रही बात एंजल की, तो वो मेरे लिए कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई ट्रॉफी है जिसे मैं जीतूं। वो मेरी बच्ची है और उसे मैं हासिल करके ही रहूँगा, चाहे तुम कितनी ही चाले क्यों ना चलो। कियारा मुस्कुराते हुए कहती है, जानती हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो। मुझे उस बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर होता तो मैं उसे पहले कचरे में थोड़ी ना फेंक के आई होती। तुम तो जानते ही हो, वो मेरी सक्सेस के बीच का सबसे बड़ा कांटा थी। मैं तो उसे अवार्ड भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उसे जन्म दिया और फिर उसे कचरे में फेंक दिया। तुम्हारे अंदर की भावनाएं जागी उसे देखकर और तुम उसे अपने पास ले आए। मुझे अभी भी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम उसे ले सकते हो, लेकिन उसकी एक कीमत है। सागर कहता है, गिरी हुई तो तुम पहले से ही हो, लेकिन और कितना गिरना चाहती हो ये भी बता दो। कियारा मुस्कुराकर कहती है, मुझे जाकर रेस्टोरेंट में मिलो। ये कहकर वो उसे लोकेशन भेजकर फोन कट कर देती है। सागर जानवी को मेडिसिन देता है और उसे आराम करने को कहकर निकल जाता है। सागर कार ड्राइव करके उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कियारा ने उसे बुलाया था। वो उसके बुलाए हुए जगह पर जाता है जो एक प्राइवेट रूम था। तो सागर जाता है तो देखता है कि कियारा ने बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनी हुई है जो रेड कलर की थी और उसकी थाई तक थी। उसकी क्लीवेज भी बहुत अच्छे से शो हो रही थी। उसने मेकअप से खुद को खूबसूरत बना रखा था, लेकिन सागर को उसे देखकर घिन आ रही थी। कियारा सागर को देखकर उसके पास जाकर उससे गले लगने चाहती थी, लेकिन सागर उसे हाथ दिखाकर खुद से दूर रहने को कहता है और सीधे अपनी बात पर आता है और कहता है, क्यों बुलाया तुमने यहाँ? क्या कीमत चाहती हो तुम मेरी बच्ची को मुझे वापस करने की? कियारा मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारी यही बात तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सागर, तुम हमेशा पॉइंट की बातें करती हो, तुम्हें इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है। तो मैं भी पॉइंट पर आती हूँ। मुझे तुम चाहिए। तुम जानवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो, तो एंजल तुम्हारी हो जाएगी। सागर उसे देख कर कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसी गिरी हुई लड़की के लिए अपनी वाइफ को छोड़ूंगा? मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उसे मैं तो क्या, तुम जैसी लाखों लड़कियों के लिए भी नहीं छोड़ सकता।
वो मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है। उसकी बात पर कियारा कहती है, अगर तुम एंजल को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें उस जानवी को छोड़ना होगा। सागर उससे कहता है, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब मेरा सुनो। एंजल को तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा, और रही बात जानवी को छोड़ने की, तो तुमने ही बात मेरे सामने कहने की हिम्मत की। इसकी सजा भी तुम सोच नहीं सकती कि क्या मिलेगी। ये कहकर वो वहां रखे एक जूस के गिलास को उठाता है और उसके मुंह पर फेंक देता है। कियारा घबरा जाती है और गुस्से से कहती है, ये तुमने ठीक नहीं किया सागर। सागर उसके बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और तुरंत वहां से निकलकर चला जाता है। कियारा गुस्से से पुकारते हुए खड़ी रहती है और कहती है, इसकी सजा मैं तुम दोनों को ऐसी दूंगी कि भीख मांगोगे तुम लोग मेरे सामने। ये बोलकर वो वहां से पैर पटकती हुई चली जाती है। कियारा अपने घर आती, वो गुस्से से सोफे पर बैठकर अपनी मेड को बुलाकर अपने लिए जूस मांगती है। तभी उसके सामने वो मेड आकर खड़ी हो जाती है, जो उसने एंजल के लिए रखी थी। उसे देखकर कियारा कहती है, क्या है? उसकी बात पर वो मेड डरते हुए कहती है, मैडम, वो एंजल बेबी ने अभी तक कुछ खाया नहीं है। वो 2 दिन से कुछ नहीं खाई है और उन्हें इस समय बुखार भी है। वो बार बार अपनी माँ के पास जाने के लिए बोल रही है। मेड की बात सुनकर कियारा, जो पहले ही सागर के इंसल्ट और रिजेक्शन से गुस्से में थी, वो और ज्यादा गुस्से से पागल हो गई। कियारा गुस्से से एंजल के रूम की ओर जाती है और देखती है एंजल रो रही थी। वो अपनी खड़ी मेड से कह रही थी कि क्या वो उसे उसकी जानवी मम्मा के पास ले जाएगी। वो मेड उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजल नहीं मान रही थी। वो बस जानवी मम्मा की रट लगाए हुई थी। कियारा उसके मुंह से जानवी का नाम सुनकर पागल हो गई और उसके सामने जाकर जोरदार थप्पड़ उसकी गालों पर मार दिया। नन्ही सी एंजल उसका ये थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेड पर गिर गई। इसी के साथ उसके मुंह से निकला, जानवी मम्मा। अब तो कियारा पूरी पागल हो गई। उसने एंजल को लगातार 3-4 थप्पड़ मार दिया, जिससे वो छोटी सी बच्ची बेहोश हो गई। वहीं खड़ी दोनों मेड्स कियारा का ये रूप देखकर डर गई। उन्हें अब कियारा से घिन आ रही थी कि कोई इतनी छोटी सी मासूम बच्ची पर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो उन मेड्स को देखकर कहती है, अगर कहती है तो खिला देना, और नहीं कहती है तो मेरे। ऐसे ही बोलकर वो कमरे से बाहर चली गई। उन दोनों मेड्स ने जब एंजल को देखा तो दोनों की आंखें नम हो गई। उन दोनों ने उसके चेहरे को देखा, जो सूज गया था और लाल हो गया था। उन्होंने एंजल को सही से सुलाया और उसके चेहरे पर ऑइंटमेंट लगाया। एक ने कहा, मुझे तो शर्म आती है इस बात से कि यह औरत इस बच्ची की माँ है। इसे तो औरत कहते हुए शर्म आती है। वही राठौर मेंशन में जानवी सो रही थी। अचानक से उठ जाती है और जोर से चीख पड़ती, एंजल। इसी के साथ वो उठकर बैठ जाती है और उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। सागर, जो अभी अभी रूम में आया था, वो जानवी को ऐसे देखकर उसके पास जाकर कहता है, क्या हुआ? उसकी बात पर जानवी रोते हुए कहती है, सागर, मुझे अपनी बच्ची के पास जाना है। वो मुझे बुला रही है सागर। वो ठीक नहीं है। प्लीज सागर, मुझे उसके पास जाना है। ये बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। सागर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जानवी शांति नहीं हो रही थी। सागर ने उसे किसी तरह से शांत कराया, लेकिन अभी भी वो सागर के गले लगकर सिसक रही थी। सागर उसे अपनी सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। तभी उसका फोन बजता है और सामने वाले की बात सुनकर वो कहता है, क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। सागर ने तुरंत अखंड को कॉल किया और उसे कुछ समझाया। उसके बाद वो जानवी को लेकर निकल गया। वहीं कियारा अपने घर में कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। उन सभी ने बहुत ड्रिंक कर रखी थी। उनमें से एक कियारा का बॉयफ्रेंड विशाल भी था। कियारा ने एक बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। वो सभी नशे में झूम रहे थे। विशाल ने कियारा को अपनी बाहों में खींचा और उसके होठों को छूते हुए कहता है, क्या बात है जान, तुम आज बहुत परेशान लग रही हो। उसकी बात में वो विशाल की शर्ट शर्ट का कॉलर पकड़कर कहती है, विशाल, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आज मेरा मूड बहुत खराब है। आज मुझे रिलैक्स करो प्लीज। विशाल ने सभी को देखा। उसके आसपास उसके और कियारा के फ्रेंड्स थे, जो अपने में ही मग्न थे। सभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके थे। किसी को भी होश नहीं था। विशाल ने कियारा को वहीं सोफे पर लिटा दिया। उसके बाकी के फ्रेंड्स अपने घर चले गए और कुछ तो वहीं कुछ कमरों में चले गए, अपने पार्टनर के साथ इंजॉय करने लगे। लेकिन विशाल और कियारा हॉल में सोफे पर ही थे। विशाल कियारा को किस कर रहा था और वो उसे खुद के करीब खींच रही थी। सभी सर्वेंट्स वहां से अपनी नजरें झुका के जा चुके थे। तभी एक गन शॉट की आवाज आती है और दोनों ही शॉक हो जाते हैं।
जब दोनों सामने देखते हैं तो वहां खड़े लोगों को देखकर कियारा का चेहरा पीला पड़ गया। कियारा के सामने सागर, अखंड, जानवी के साथ साथ एक लॉयर, जज और कुछ और लोग भी थे। जिन्हें देखकर वो कियारा का सारा नशा उतर जाता है। सागर उसके सामने आकर कहता है, यही है तुम्हारी असलियत, तुम एक गिरी हुई और बदचलन लड़की हो। कियारा गुस्से से कहती है, तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले, और आप सभी यहाँ क्यों आए? जज और जूरी मेंबर्स सामने आकर कहते हैं, मिस कियारा, यह आदमी कौन है और आप इससे साथ में क्या कर रही हैं? कियारा एक नज़र विशाल को देखकर कहती है कि विशाल उसका होने वाला हस्बैंड है। उसने एंजल को एक पिता का प्यार देने के लिए उसे शादी करने का डिसाइड किया है। तभी सागर कहता है, कहाँ है मेरी एंजल? कियारा उसके इस सवाल से हड़बड़ा जाती है और कहती है वो सो रही है, उसने भी बहुत मस्ती की है। उसकी ये बात सुनते ही सागर ने जानवी को एक साइड किया, ऊपर की ओर जाने लगा कि कियारा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं देती हूँ। एंजल कानून अब मेरी बच्ची है, तुम उससे नहीं मिल सकते हो। तभी लायर ने कहा कि सागर के पास एंजल से मिलने की परमिशन है, और वो ही नहीं बल्कि हम सभी उसे देखना चाहते हैं। अब तो कियारा के चेहरे पर डर की लकीरें आ गईं। सागर जानवी के साथ जज और अखंड भी एंजल के कमरे की ओर चल दिए। बाकी की पुलिस अफसर ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया, क्योंकि वो सभी आपत्तिजनक हालत में पाए गए थे। जब सब लोग एंजल के कमरे में पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर शॉक हो गए। जानवी ने जब एंजल को ऐसे सोते हुए देखा तो वो तुरंत उसके पास गई, लेकिन जब उसकी नजर एंजल के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। सागर भी तुरंत उसके पास पहुंचता है। जब उसकी नजर एंजल पर पड़ती है तो उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो तुरंत कियारा के पास जाता है और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। कियारा गुस्से से उसे देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम उसने इतना ही कहा था कि जज ने कहा, मिस्टर सागर, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक औरत पर हाथ उठाना सही नहीं। सागर ने गुस्से से जज को एंजल को दिखाया और कहा, और ये सही है? अब तक सभी एंजल को देख चुके थे। जानवी तुरंत एंजल को अपनी गोद में ले लेती है। कियारा को समझ नहीं आता है कि वो खुद को कैसे डिफेंड करे, इसलिए वो इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र उन दोनों मेट्स पर पड़ती है और वो उनके पास जाकर दोनों को थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम दोनों की हिम्मत कैसी है मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? वो पूरा इल्जाम उन दोनों पर डाल देती है, लेकिन सागर कहता है, तुम अपना किया इन दोनों पर नहीं डाल सकती हो। कियारा कहती है, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये मेरी बच्ची है और तुम ऐसे ही मेरे ऊपर ऐसे घटिया इल्जाम नहीं लगा सकती हो। उसकी बात पर सागर कहता है, सबूत देखना है तुम्हें तो अभी लो। ये बोलकर वो एक मेड को इशारा करता है। उसका इशारा पाकर वो मेड अपना फोन आगे कर देती है। जब सब वो वीडियो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कियारा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो सागर को देखती है तो सागर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी असलियत जानते हुए तुम्हारे साथ अपनी बच्ची को ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैंने इन दोनों को हायर किया था अपनी बच्ची के लिए, और आज तुमने जब मेरी बच्ची पर हाथ उठाया तो इन दोनों ने रिकॉर्ड कर लिया था। अब तो कियारा के पास कोई जवाब ही नहीं बचा था। सागर कहता है, जज सर, ये सब इसने इसलिए नहीं किया था कि इसे एंजल से कोई लगाव है, ये तो बस मुझे पाना चाहती है, वो भी सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए, और इसे जानवी से बदला लेना था। और वो लड़की जो अपनी बच्ची को पैदा होते ही कचरे में फेंक दे, उसके दिल में अपनी बच्ची के लिए अचानक से इतना प्यार क्यों उमड़ पड़ेगा? और ये सब सबूत ये पहले मांगे उससे पहले ही आप लोग ये सुनिए। सागर ने अपने फोन में एक वॉइस नोट प्ले किया। ये उसी दिन की रिकॉर्डिंग थी जब कियारा ने सागर को मिलने बुलाया था। तब सागर उसकी और अपनी बात का रिकॉर्ड कर लिया था। कियारा अब सब की ओर से फंस चुकी थी। उसके पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था खुद को बचाने का। अखंड ने कहा, सर, अब तो आपके सामने सब कुछ साफ है। जज ने और बाकी के जूरी मेंबर्स ने कहा कि एंजल की कस्टडी हमेशा के लिए सागर और जानवी को मिलती है और मिस कियारा को सजा मिलेगी। कियारा खुद को छोड़ने के लिए बोलती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और पुलिस उसे लेकर चली गई। सागर और जानवी ने तुरंत एंजल को लिया और उसे हॉस्पिटल लेकर चले गए। डॉक्टर ने उसे चेक किया और उसकी चोट पर दवा लगा दी। कुछ ही देर में उसे होश आ गया। अपने सामने जानवी को देखकर एंजल उसके सीने से लग गई। एंजल ने कहा, मम्मा, मुझे आपके पास रहना है, मुझे उन गंदी आंटी के पास नहीं रहना है। जानवी ने उसे अपने सीने से लगाए हुए कहा, हाँ मेरी बच्ची, अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी।
मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कुछ ही देर में वो दोनों एंजल को लेकर राठौर मेंशन में लेकर आ गए। सभी एंजल को देखकर खुश थे और इस बात से भी कि अब कियारा उनकी जिंदगी से चली गई है। एंजल भी अपने परिवार में वापस आकर खुश थी। उसकी खुशी और बढ़ गई जब उसे पता चला कि वो अब बड़ी बहन बनने वाली है, उसका छोटा भाई या बहन आने वाला है। एंजल ने एक बार जानवी को देखा, फिर उसकी नज़र चारों पर पड़ी जो अभी चबी चबी दिखने लगी थी। एंजल ने कहा, मामी, आपका बेबी कब आएगा? सभी चारों को देखने लगे जो बैठकर फ्रूट्स खा रही थी। वे उनकी नज़र उसको पड़ती है तो मुस्कुराकर उठती है, क्योंकि आजकल जानवी बहुत ज़्यादा खाने लगी थी। उसे हर टाइम पर भूख लगती रहती थी और हर समय कुछ कुछ ना कुछ चटर पटर भी खाने का मन करता था उसका। लेकिन व्योम उसे ज़्यादा चटर पटर नहीं खाने देता था। वो अक्सर उसे हेल्दी फ्रूट ही खाने को देता था। सभी बैठे बात कर रहे थे। सभी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी जय के फोन पर एक कॉल आती जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता और कहता है, ये कैसे हुआ? उसका चेहरा और ऐसा रिएक्शन देखकर सभी उसकी ओर देखने लगती हैं। सभी जानना चाहते थे कि आखिर क्या बात हो गई जिससे जय इतना परेशान है। जय के फोन रखते ही अखंड और व्योम उसके पास आकर कहते हैं, चाचू क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों हो? जय उनकी बात सुनकर कहता है, कुंज मेरा ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट के बाद वो कहाँ गायब हो गए किसी को पता ही नहीं चला। जय की बात सुनकर व्योम और सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कुंज नैना के दिए गए पॉइजन का एंटीडोट बना सकता था। जय, अखंड, व्योम और सागर सभी साथ में घर से निकलते कि सभी को पता करना था कि आखिर कुंज एयरपोर्ट से ऐसे कैसे गायब हो गया और कहाँ चला गया। क्षितिज हॉस्पिटल में परेशान था क्योंकि नैना की हालत दिन ब दिन बहुत खराब हुई जा रही थी। अब तो उसे होश भी आना बंद हो चुका था। वो पूरा समय उसका हाथ पकड़कर वैसे ही बैठा रहता। इन दिनों उसने भी अपनी तबीयत खराब कर रखी थी। क्षितिज नैना का पास बैठा हुआ था, तभी उसे कमरे में एक आदमी आता है जिसने अपना चेहरा मास्क से ढका हुआ था। वो वार्ड की सफाई कर रहा था। क्षितिज नैना से बातें कर रहा था कि वो कब उठेगी, जिंदगी के इतने साल साथ में बिताकर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो नैना। तुम्हारे बिना तुम्हारा ये क्षितिज भी मर जाएगा। वो आदमी जो उस वार्ड की सफाई कर रहा था वो उसे अजीब तरह से देख रहा था। कुछ देर में जब वो बाहर आया तो अपने शर्ट के पॉकेट से एक मोबाइल निकाला और उसमें की दी गई वीडियो रिकॉर्डिंग को एक नंबर पर भेज दिया। वहीं परित बैठी थी, उसके सामने कुंज बंधा हुआ था। परित के पास सानवी भी बैठी हुई थी। वो दोनों ही अपने फ़ोन पर एक रिकॉर्डिंग देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। परित ने उस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद अपनी जगह पर लीन होकर कहती है, इस नज़ारे को देखने के लिए मैंने इतने सालों तक वेट किया। मुझे जिस पल का इंतजार था वो जल्दी ही आने वाला है। वो नैना हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली है। ये बोलकर वो सामने से ड्रिंक का गिलास उठाती है और उसका सिप लेकर सानवी से कहती है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन अब इस दुनिया से जाने वाली है। ये बोलकर वो हंसने लगती है। परिधि सानवी की ओर देखकर कहती है, आपकी दुश्मन तो अब जल्दी ही खत्म होने वाली है, लेकिन मेरा क्या? क्या मैंने आपका साथ अब तक इसलिए दिया कि वो व्योम और चारू अपने बच्चे के साथ खुश रहे? मैं यहाँ बदले की आग में जलती रहूं? उसकी बात पर परिधि कहती है, एक बार इस नैना का काम तमाम हो जाए फिर बाकी सबकी भी बारी आएगी। जब तक मैं पूरे राठौर परिवार को शमशान ना पहुंचा दूं तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाली हूँ। नैना के बाद उस चारू का ही तो नंबर आने वाला है। फिर वो सानवी की ओर देखती है और कहती है, ये सब होता ही नहीं अगर तू बेवकूफ़ी नहीं दिखाती। तेरी बेवकूफ़ी की वजह से आज वो चारू जिंदा है, नहीं तो तुझसे बेम की शादी होने के बाद वो खुद ही वो घर छोड़कर चली आती और हम उसका काम तमाम कर देते, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज वो जिंदा है। परित की मुँह से ये सारी बातें सुनकर सानवी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मुझे ताने देना बंद कीजिए, और वैसे भी आपने कौन से बड़े झंडे गाड़ दिए हैं। अगर आप इतनी ही शातिर थी, इतनी अक्लमंद थी, तो आज उस क्षितिज राठौर की बीवी आप होती ना कि वो नैना। लेकिन आप भी तो हार गई। सानवी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर परिधि को गुस्सा आ जाता है। वो उसका गला पकड़कर दीवार से लगा देती है और कहती है, मेरे बारे में कोई भी शब्द बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, क्योंकि मैं वो हूँ जो अपने जुनून के लिए अपनों को भी ख़त्म कर सकती हूँ। तो तुम तो कुछ भी नहीं हो, और मेरा ही जुनून है जो आज राठौर परिवार इस हालत में है। नहीं तो ये कहकर वो डेविल स्माइल करती है और सानवी को छोड़ देती है। उसके छोड़ते ही सानवी जोर जोर से सांस लेने लगती है।
वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी उनके पास एक आदमी आता और कहता है, मैं एक बुरी खबर है, सागर और जानवी ने मिलकर कियारा को एक्सपोज कर दिया है। और अब वो बच्ची सागर और जानवी के पास चली गई। कियारा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उस आदमी की बात सुनकर परिधि गुस्से से अपने हाथ में पड़ा हुआ गिलास पटक देती है और कहती है, सारे बेवकूफ़ मुझे ही मिलने थे। इस लड़की को पहले ही इसकी बेवकूफ़ी की वजह से इतना सब झेलना पड़ा और अब फिर से इसके लिए इतना बड़ा प्लान तैयार किया। उसने बेवकूफ़ी दिखाई। मुझे समझ में नहीं आता कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। आप जो चाहे वो करें, उसके साथ मैं तो ऐसी कोई मदद नहीं करने वाली। ये कहकर वो अपने आदमी को देखकर कहती है, और अगर वो हमारे लिए खतरा बने तो उसे ख़त्म कर दो। उसकी बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वहीं व्योम और सागर और अखंड ने जय के साथ मिलकर सब देख लिया था, लेकिन उन्हें कहीं से भी कुंज का पता नहीं चल रहा था। वो सभी बहुत परेशान थे। एक साथ इतनी सारी परेशानियां उन सभी के सामने आई थी। एक ओर नैना का ऐसे हॉस्पिटल में हर सेकंड मौत के नज़दीक होना, और वहीं दूसरी ओर कुंज का गायब होना। अभी अभी तो उन्हें एक अच्छी खबर मिली थी। एंजल अब उनके पास थी। जानवी फिर से माँ बनने वाली थी और जैसे लगा अब सब कुछ ठीक होगा, वैसे ही कुंज का गायब होना जो नैना के बचने का आखिरी रास्ता था। वहीं हॉस्पिटल में क्षितिज ने देखा कि नैना की सांसें अचानक से बहुत तेज चलने लगी है। उसकी बॉडी बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट कर रही है। क्षितिज परेशान हो जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर जल्दी से वहां आते हैं और नैना को चेक करने लगते हैं। क्षितिज बाहर इंतजार कर रहा था। कुछ देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें देखकर क्षितिज उनसे नैना के बारे में पूछने लगता है, लेकिन डॉक्टर का जवाब पाकर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो गिरता है। उससे पहले ही आरओ से संभाल लेता है। परिधि के घर में सानवी को एक जोरदार म्यूजिक की आवाज़ आती है। जब वो बाहर आती है देखती है कि परिधि अपने हाथों में ड्रिंक का गिलास लेकर खूब खुश होकर नाच रही थी। सभी उसके सामने आकर कहती है, आंटी क्या बात है, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई है आपको कि आप इतना जश्न मना रही है। उसकी बात पे परिधि उसके सामने एक ड्रिंक का गिलास करके उसे टेक करती है और कहती है, आज मुझे वो खुशी मिली है जिसके लिए मैं ना जाने कितने साल इंतजार किया। आप मेरी दिल ख्वाहिश पूरी हुई है। आज मेरी सबसे बड़ी दुश्मन खत्म हो गई। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है और ड्रिंक पीने लगती है। वहीं दूसरी ओर राठौर मेंशन में मातम छाया हुआ था। हाल में बीच में एक लाश रखी हुई थी। पूरा परिवार उसके सामने बैठा रो रहा था। आरुषि, जानवी, चारू, चित्रा, सोफिया, पायल, सना, हर्ष, आरो, अखंड, गौरी, पूरा राठौर परिवार रो रहा था। व्योम एक और बैठा था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उसमें खून उतर आया। क्षितिज एक और पिलर से लगकर बैठा था, जैसे वो कोई जिंदा लाश हो। पूरा परिवार गम में डूबा था। सामने सफेद कपड़े में सुहागन की तरह सजी हुई लाश पड़ी थी, जो नैना की थी। सबसे ज्यादा आरुषि और जानवी का बुरा हाल था। जानवी को सागर संभाल रहा था और आरुषि की साकेत। कुछ ही देर के बाद पंडित जी कहते हैं, हमें अब इन्हें अंतिम क्रिया के लिए ले चलना होगा। सभी लोग उसकी लाश को लेकर जाने लगते हैं। घर से सभी लोग शमशान घाट की ओर चले जाते हैं, लेकिन जानवी और चारू को नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों प्रेग्नेंट थी। उनके साथ घर पर गौरी और श्री रुकी हुई थी। शमशान घाट में नैना के शरीर को व्योम और क्षितिज ने मिलकर बुखार दी थी। नैना का शरीर कुछ देर में पंचतत्व में विलीन हो गया। उसके बाद अस्थियों को कलश में भरकर क्षितिज को पकड़ाया गया। क्षितिज की आंखों से आंसू की बूंदें उस कलश पर गिर गईं। व्योम इस मुश्किल समय में अपने पिता का सहारा दे रहा था। नैना जो राठौर परिवार की बैकबोन थी, आज वो उस परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। पूरा परिवार टूट चुका था। क्षितिज आते हुए अपनी कार को एक दूसरी जगह लेकर जाने को कहता है। व्योम उसके साथ था। बाकी के घर वाले वापस चले जाते हैं। क्षितिज और व्योम इस समय उस अनाथ आश्रम के सामने बैठे थे, जिसे नैना ने बनवाया था। वहां से उन दोनों की नैना के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। वहीं सब बाकी के लोग घर पहुंचते हैं तो घर का हाल देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि घर में हर तरफ तोड़ फोड़ हुई थी। सारा सामान टूटा पड़ा था। सागर और अखंड तुरंत चारों ओर देखने लगते हैं। बाकी के लोग भी सभी को ढूंढ रहे थे। अखंड को किसी की घुटती हुई आवाज आती है। जब वो उस ओर जाता है तो देखता है कि वहां पर गौरी गिरी हुई थी। उसके सर से खून निकल रहा था। अखंड जोर से गौरी का नाम लेकर उस ओर जाता है। बाकी के घर वाले भी जाते हैं। अखंड गौरी को उठाता है और हॉल में सोफे पर बिठाता है। गौरी बस इतना ही कहती, चारू, जानवी और श्री को वो लोग ले गए। अखंड पूछता है, कौन लोग ले गए, लेकिन तब तक गौरी बेहोश हो जाती है। चारू, जानवी और श्री की डेथ हो गई है। कोई उन्हें लेकर चला गया है। ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं।
क्योंकि चारू और जानवी दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके साथ साथ दो नन्ही जाने भी मुश्किल में है। किसी को भी समझ में नहीं आता है कि ये सब कौन कर रहा है। सागर ने व्योम को कॉल किया और उसे सब बता दिया। जैसे क्षितिज और व्योम को ये सब पता चला तो वो भी घर के लिए निकल आ गई। वहीं परित के घर पर परित एक कमरे में जाती है जहां पर उसने कुंज को बांध रखा था। अब वहां पर 3 लोग और भी आ गए थे, जो कोई और नहीं बल्कि श्री, जानवी और चारू थे। उन सभी को बांध कर रखा गया था। जैसे ही उन तीनों की नजर अपने सामने खड़ी सानवी और परित पर जाती है, तीनों शॉक हो जाती हैं। श्री कहती है, आंटी आपने हमें किडनैप किया? लेकिन क्यों? आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपकी हमसे क्या दुश्मनी है? श्री एक के बाद एक सवाल परित से करती है। परित उसके बातों से इरिटेट होकर एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर लगा देती है, जिससे श्री के होठों से खून आने लगता है। जैसे ही परित ने श्री को थप्पड़ मारा वैसे ही जानवी जोर से कहती, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को मारने की? परित उसके सामने आकर कहती है, मरना तो तुम दोनों को भी है, लेकिन पहले तुम्हारे पेट में पलने वाले इन कीड़ों को मारूंगी। ये बोलकर वो पागलों की तरह हंसने लगती है। उसकी बात सुनकर चारू और जानवी दोनों ही डर जाती हैं, क्योंकि बात जब तक उन तक थी तब तो वो लड़ सकती हैं, लेकिन अब बात उनके अजन्मे बच्चे पर आ गई। परित को ऐसे देखकर कुछ कहता है, तुम औरत नाम पर कलंक हो। तुम खुद को कैसे एक गायनोकोलॉजिस्ट कहती हो? एक डॉक्टर नई जिंदगी को इस दुनिया में लाती है, ना कि उन्हें मारती है। तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। कुंज की बात सुनकर परिधि कहती है, हाँ नहीं हूँ मैं इंसान, शैतान हूँ, और मुझे शैतान बनाने वाले भी राठौर परिवार है। अगर उन सभी ने सालों पहले मेरे साथ गलत ना किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। उसकी बात पर कुंज कहता है, वो तब भी सही थे, आज भी सही हूँ। तुम तब भी गलत थी और आज भी गलत हो। एक बात याद रखना, बुराई ना तो कल जीती थी और ना ही आज जीतेगी। रावण का अंत तब भी हुआ था और अब भी होगा। उसकी बात पर परिधि हंसते हुए कहती, अब जमाना बदल गया है कुंज डार्लिंग। अब राम नहीं रावण जीतेगा। इस बार अच्छी नहीं बुराई जीतेगी। ये बोलकर वो फिर हंसने लगती है। क्षितिज और व्योम जब घर पहुंचे तो सभी घर वाले उन्हें हॉल में परेशान मिले। व्योम ने जब सुना कि चारू, जानवी और श्रीका किडनैप हो गया है तो वो गुस्से से बाहर आए। इस समय उसकी 2 बहनें और उसकी बीवी खतरे में थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जानवी और चारू प्रेग्नेंट थी। अगर उन्हें थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो उनके साथ बच्चे को भी कुछ हो सकता है। व्योम ने कहा, पापा अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मैं और साथ नहीं रह सकता। वो घर से निकल ही रहा था कि क्षितिज का फोन बजा। जैसे ही उसने फोन उठाया व्योम भी रुक गया। क्षितिज का फोन स्पीकर पर था, इसलिए सभी सुन सकते थे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। आवाज सुनकर क्षितिज के साथ सभी शॉक हो गए, क्योंकि वो आवाज परित की थी। परित ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना क्षितिज कि मैं तुम्हें और नैना को कभी भी खुश नहीं रहने दूंगी। देखो आज वो तुम्हारी जान से प्यारी नैना को मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा ही दिया, और अब बारी है तुम्हारे घर के चश्मे चिराग की। मैं उसी की बात कर रही हूँ जो तुम्हारे बेटे की जान चारू के पेट में पल रहा है। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। उसकी आवाज सुनकर क्षितिज और व्योम का गुस्सा बढ़ गया। क्षितिज कुछ कहता उसके पहले ही व्योम ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरी बीवी या मेरी बहनों को कुछ भी हुआ तो। व्योम की आवाज सुनकर परिधि कहती हूँ, तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम व्योम सिंह राठौर हो? क्षितिज और नैना के बेटे वो दोनों तो किसी के लिए कितने ग्रेटफुल रहते हैं। तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? लगता है तुम्हारे बाप ने बताया नहीं कि तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी। अब अफसोस होता है कि काश मैं तुम्हें मार दी होती। उसी वक्त तुम्हारी माँ और तुम दोनों को खत्म हो गए होते। आज मैं ऐसा नहीं होने देती। मैं होती परिधि क्षितिज राठौर, लेकिन नहीं, सब कुछ तुम्हारी माँ की वजह से हुआ, और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने तेरे उस प्यारे कान्हा को मारा था, जैसे नैना तड़प तड़प कर मरी, वैसे ही सारा राठौर परिवार खत्म हो जाएगा। ये बोल उसने फोन काट दिया। श्री, जानवी और चारू परित को देख रही थी, जो उन्हें किसी साइको से कम नहीं लग रही थी। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई औरत इतना नीचे कैसे गिर सकती है। आज नैना उनके बीच नहीं है, उसकी वजह ये औरत है, जो जानकर उन दोनों की आंखों में नैना के लिए आंसू और परित के लिए नफरत, घृणा और गुस्सा भरा है। सभी उसे गुस्से से देख ही रहे थे कि वहां पर सानवी भी आ गई। सानवी को वो देखना उनके लिए एक और शौक था। सानवी को देखते ही चारू का गुस्सा बढ़ गया।
उसके सामने उसके भाई की मौत का सीन कौन गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे भाई को मार दिया। उसकी बात पर सानवी हंसती हुई कहती, हाँ, मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा है। वैसे मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मारना तो मैं तुम्हें चाहती थी, लेकिन व्योम ने मुझे ये करने ही नहीं दिया। मुझे अपना गुस्सा तुम्हारे उस भाई पर उतारना पड़ा। उसके बाद वो उसके पास आकर कहती, आखिर ऐसा क्या है तुम में जो वो तुमसे इतना प्यार करता है। कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। फिर वो उसके चेहरे को इधर उधर करते हुए कहती है, आखिर ऐसा भी क्या खूबसूरती है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और को देखता भी नहीं है। ना तुम मेरी तरह मॉडर्न हो, ना तुम्हें कपड़े पहनने का ढंग है, ना ही तुम मेरी इतनी सुंदर हो। क्या है तुम्हें? दिल। उसके पास एक अच्छा दिल है। वो एक अच्छी इंसान है। तुम अपनी तुलना उससे कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम तो एक अच्छी औरत भी नहीं बन सकती हो। मेरे भाई को इतने समय से जानती हो, लेकिन आज तक उसने तुम्हारे और मुड़ करके भी नहीं देखा। वजह साफ है, दिल की काली हो तुम। ये सब श्री ने कहा था, जो सुनकर सानवी का गुस्सा बढ़ गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ श्री के चेहरे पर मारा, जिससे श्री का चेहरा एक और झुक गया। लेकिन श्री रुकी नहीं। वो उसी गुस्से से बोलती रही, क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुम्हारी अपनी सच्चाई? जरा सोचो तुम, कि क्या तुम्हारी जिंदगी में प्यार है, ना ही किसी का साथ है। अगर कुछ है तो वो है पूरी जिंदगी जेल की सजा। तुम चाहे जो भी कुछ कर लो, मेरे भाई तुम्हें कभी नहीं देखेंगे। वो हमेशा से चारू के थे और चारू के ही रहेंगे। सानवी से सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। श्री हमेशा से उसके साथ ऐसे ही बिहेव करती थी। उसने उसे कभी भी पसंद नहीं किया था। सानवी के दिल में उसके लिए जो गुस्सा था वो आज निकल गया और उसने श्री को बहुत मारा। जानवी और चारू उसे रोक रही थी, लेकिन सानवी आज एक शैतान बन गई थी। उसने श्री को कोड़ों से मारा, जिससे कुछ ही देर में श्री के शरीर से जगह जगह से खून निकलने लगा और वो बेहोश हो गई। उसके बेहोश होने के बाद सानवी ने चारू की ओर देखा, जो भरी आंखों से श्री को देख रही थी। सानवी चारू के पास आती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे कारण व्योम ने मुझे रिजेक्ट किया। तुम्हारे कारण उसने मेरी ना जाने कितनी ही बार बेइज्जती की, मुझे नीचा दिखाया, मेरे प्यार को ठुकराया। अब मैं उससे उसका प्यार, उसका बच्चा दोनों छीन लूंगी। ये बोलकर जैसे ही उसके पेट पर वार करने जाती है, वैसे ही उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।